गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। आज एक अलग एनालिसिस लेके आया हूँ आपके पास, और वो है यस बैंक की। वो यस बैंक जिसका एफपीओ कल बंद हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा उसका। अगर मैं रिटेल की बात करता हूँ, क्यूआईबी तो लगभग डबल सब्सक्राइब हुआ, बट रिटेल आधा भी नहीं हो पाया। तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का बैंक था ये, था, और एक ज़माने में ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का बड़ा लाडला बैंक हुआ करता था। जब तक कपूर एंड कपूर्स थे, बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया और शेयर्स को अक्यूमुलेट किया। ये बहुत अच्छा केस स्टडी है, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें जो हम और आप सीख सकते हैं कि डर और लालच कैसे हावी होता है एक इन्वेस्टर पे, एक ट्रेडर पे। ये बड़ा लाइव एग्जाम्पल है उस चीज़ का। तो ये वो चार्ट है यस बैंक का। अगर आप इसको मंथली कन्वर्ट कर देंगे तो थोड़ा और आसान रहेगा। 406 रुपये का, 404 रुपये का हाई, 5 रुपये 65 पैसे का लो। थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा आपको, जनवरी से लेके मार्च 2020 तक का समय याद कीजिए। आपको न्यूज़ चैनल में यस बैंक की हेडलाइंस लगभग रोज़ मिलती थी। गिल साहब आए थे शायद नए नए, और वो रोज़ हर दूसरे दिन किसी ना किसी चैनल में आ जाते थे कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन साहब ये बाज़ार इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, और गिराता 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 5 रुपये 65 पैसे तक ले आया। अच्छी तरह याद है मुझे, फरवरी मार्च में 9:15 में लगभग हर न्यूज़ चैनल पे जो पहला कोड दिखाया जाता था किसी का, वो यस बैंक का होता था। इस कदर ये हावी था। खैर, पूरी स्टोरी समाप्त हो गई इसकी। 5 रुपये 65 पैसे का लो रजिस्टर किया। बहुत से रिटेलर्स इसमें इन्वेस्टेड थे। कुछ लोग तो बेच गए, कुछ लोग नहीं बेच पाए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था या लॉक इन पीरियड पे चला गया उनका इन्वेस्टमेंट। लेकिन एवरेजिंग सबने की। और जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एवरेज करता है तो उसके पीछे उसने जो मेन लॉजिक होता है वो सिर्फ इतना होता है कि ये 400 रुपये का था, अब ये 150 रुपये का हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया और क्या आगे हो सकता है, उससे लेना देना नहीं होता हमारा। हम ये देखते हैं ये 400 रुपये का था यार, अब 150 रुपये का हो गया, तो भाई अब तो ले लो इसको, थोड़ा एवरेज कर लेते हैं। और इस तरीके से करते करते इसको 50 रुपये 30 रुपये तक जिसकी जितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ने अलाउ किया उसने एवरेज किया। और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स नहीं है जिसको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो भी होल्ड कर रहे हैं उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। 1000 500 2000 1500 2500 इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं इसमें, क्योंकि सब ने एवरेजिंग कर रखी है ढेर सारी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई बॉस, जिस दिन ये 5 रुपये 65 पैसे आया, बहुत कम रिटेलर्स ने इसको एवरेज किया। सब डर गए। फियर फैक्टर इतना ज़बरदस्त हावी हो गया कि किसी ने हाथ नहीं रखा इसमें। बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पर रिस्क लिया इस पर इन्वेस्ट करने का। ये की पॉइंट था जहाँ पे फियर साइको ने टेक ओवर कर लिया आपके लॉजिक को। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने शेस बैंक खरीद रखा था इसके पहले, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है आपका प्राइस 20 30 40 50 60 कुछ भी हो सकता है। अब 10 रुपये तो नहीं था। तो जिस शेयर को आपने 50 60 रुपये में ख़रीद के रखा हुआ है, अगर वो आपको 5 रुपये में मिल रहा था तो आपने लिया क्यों नहीं फिर? दो में से एक डिसीजन तो आपका गलत है ना बॉस। या तो आपने 5 रुपये में उस दिन नहीं खरीदा, ये गलत है, या आपने अगर 60 रुपये में उसको खरीद रखा था और फिर 5 रुपये तक आने का उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो गलत था। देयर वाज समथिंग रॉन्ग। बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी करेक्ट। तो ये डर था जिसने उन सबको रोका यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। फिर क्या हुआ? कुछ लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, मैं उनको लकी मानता हूँ। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर शेयर ने 87 रुपये का हाई बना दिया। तो जो रिटेलर्स ने यहाँ इन्वेस्ट किया था, उनमें से तो अधिकतर लोग यहाँ बुक करके निकल गए 30 35 37 40 के आसपास, क्योंकि उनको लगा ये यही बहुत है, ये 5 रुपये कब पहुँच जाएगा वापस किसी को नहीं पता। तो भागते भूत की लंगोटी से ही जो मिल जाए ले लो। तो 35 36 37 38 जिसकी जो श्रद्धा हुई, जब मन किया बेच बाज बाहर किया। लेकिन फिर ये 87 रुपये पहुँच गया। अब हुआ क्या कि कुछ रिटेलर्स जिन्होंने 30 35 रुपये में बेच दिया, जब उन्होंने देखा कि 50 रुपये 60 रुपये हो गया, तो उन्हें लगा कि यार ये तो गलती हो गई अब बेच के। अब ये जा रहा है, अब ये 200 जाएगा, 100 जाएगा, 150 जाएगा। उन्होंने फिर इसको बाई कर लिया ऊपर। और जब ये 87 रुपये गया तो उन्होंने बेचा नहीं इसको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच था।
वो इसको 100, 200, 300 सारे पाप धोने के चक्कर में वो आ गए। यहाँ डर ने काम बिगाड़ा था आपका, यहाँ लालच ले भी था आपको, यहाँ सब ने लालच किया, किसी ने नहीं बेचा, और फिर यस बैंक ने बेचने का मौका भी नहीं दिया। वापस पहुँच गया वो 20 रुपये, और फिर ये 19 रुपये, 16 रुपये के आसपास। तो डर और लालच, दो चीज़ों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। याद रखिएगा, ये दोनों अपने आप में कोई चीज़ नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आती हैं ना, तो एक चीज़ होती है लॉजिक, जिसको विवेक बोलते हैं हिंदी में, वो आपका साथ छोड़ जाती है। प्रॉब्लम वहाँ होती है। अब आइए थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पूरा साफ है, कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, तो दिखाएगा क्या। लॉस मेकिंग बैंक है, आप देखेंगे अभी इसका नीचे का हिसाब किताब, लॉस मेकिंग है। एनपीएस इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट है, अमंग द हाईएस्ट है। देयर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट। हाँ, लॉस कम हुआ है, 18,564 इधर आपको दिख रहा है, करोड़ है, लाख है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ कम दिखता है आपको, एनपीए भी आपको कम दिखता है। बट ये कोई ऐसी फिगर नहीं है जो बहुत खुश करें आपको, जो आपको एक इन्वेस्टर बना दें, या आपको लगे कि सब इसमें रोजी रोजी है, नथिंग। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बैंक बंद नहीं हुआ। When at 5 rupees price, almost every retailer was thinking that this is going to shut down. ये बैंक बर्बाद हो गया, बंद हो गया, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके ऑपरेशंस जारी रहे, ये बैंक चलता रहा, और आज भी चल रहा है। इतने डिबैकल के पीछे का कारण थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये वो बैंक था जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अजीबोगरीब था। ये उनको पैसे देता था जिनको कोई नहीं देता था, थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा लेता था, उसी में मौज करता था इसका मैनेजमेंट। कपूर्स एंड कपूर्स गए, बहुत सी चर्निंग हुई, ये पद्धति बदली, लेकिन इतनी गंदगी इकट्ठा हो चुकी थी इस बैंक के अंदर, एनपीएस के और बैड लोन्स के फॉर्म में, कि किसी को पता ही नहीं था कि कितना बवाल है इसमें। गिल साहब ने थोड़ा बहुत कोशिश किया साफ करने का, उनसे कुछ हुआ नहीं, कहीं से कोई इन्वेस्टर मिला नहीं उन्हें जो पैसा लगाए। और सबसे बड़ा डर जो दुनिया को था वो ये था कि किसी को मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर कितनी गंदगी है। Nobody knew what was happening, what has happened in Yes Bank for the last 5, 7, 10 years. ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया इस बैंक का। मार्केट में एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है, वो है अनसर्टनिटी, द फियर ऑफ द अननोन। अगर अनसर्टनिटी है तो मार्केट आपके साथ रिएक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर ओवर रिएक्ट करेगा और बर्बाद कर देगा। और अगर उसे पता है मार्केट को कि ये गंदगी है और इतनी नेगेटिविटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेगा, उसके बाद ख़त्म कर देगा मामले को, फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मार्च में ये बहुत अच्छा काम हुआ, जब सारे सो कॉल्ड प्रमोटर्स और उनके प्यादे और उनके नुमाइंदे जितने थे वो सब हट गए, और इसको एसबीआई लेड कंसोर्टियम्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, और इसका मैनेजमेंट एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश हाथों पे चला गया। फ्रेश हाथ मतलब वो लोग जिनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। दे हैड नो रीज़न टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था इस बैंक के लिए। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट कुड हैव हैपेंड इन दिस बैंक। कोई आदमी वहाँ ऐसा नहीं बचा है जिसे कुछ भी छुपाने का कोई भी मकसद हो। अब आइए थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए आप। दिसंबर 19 तक 48% रिटेलर्स इसमें खेल रहे थे, मार्च में 12% बचे, सब बेच गए बेचारे। और यहाँ देखिए डीआईए इसको 28 से 84 हो गया। तो बॉस एक बात तो क्लियर है, या तो ये 35% लोगों ने कुछ गलती की है, या तो ये तकरीबन कितने हैं, ये 55% लोगों ने कुछ गलती की है। ये तो वक्त बताएगा किसने गलत किया है। लेकिन एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन, स्टेट बैंक का आना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बड़े बड़े बैंक्स का आना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आना, वो इसलिए नहीं आए हैं कि ये 12% लोगों का पैसा वो डुबो दें। पता नहीं क्यों रिफ़्रेश हो जाता है ये अपने आप। उन्होंने इसलिए नहीं इसमें पैसा लगाया कि ये 12% रिटेलर्स का पैसा उन्हें पी लेना है, बिल्कुल नहीं। उनको इससे क्या लेना देना है।
वो अपना पैसा इसलिए नहीं डुबोएंगे कि आपको बर्बाद करना, जैसे बहुत से लोग की कहानी बताते हैं ऑपरेटरों का गेम है, ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है, पता नहीं कौन सा ऑपरेटर है, मैं नहीं उससे आज तक मिला ना मैं जानता हूँ किसी को। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 84% लोग इसलिए इसमें पैसा लगा के आए हैं और आज इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि ये 12% लोगों को पैसे ले, इनका पैसा लेना तो बहुत आसान है। 35% लोग तो ऑलरेडी बेच गए, ये भी बेच जाएंगे। ये तो वो चीज़, वो लोग हैं जो सबसे पहले भागते हैं, सबसे पहले आते हैं। तो इनके ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ते इस पे दिमाग लगाते नहीं, दिमाग लगा नहीं लगाना चाहिए किसी को। एटलीस्ट इन लोगों ने इनको टारगेट नहीं किया है। अगर किसी को ऐसा लगता है वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, और भी गम है ज़माने में। तो ये बात तो आप मान लीजिए कि ये 84% लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं मार्च में, इसलिए नहीं आए हैं कि इस बैंक को बंद करना है। इसे बंद होना होता, ये बंद हो गया होता। अब ये बंद तो नहीं होगा, आज भी चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में भी चलता रहेगा। आइए कुछ और चीज़ देखते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए इसके डिलिवरेबल्स 3 डे का 45.41%। कम है ज़्यादा है, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ICICI को देख लीजिए, 3 दिन का 31.58। कुछ तो हो रहा है इस बैंक में जो शायद हमें आपको नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम देखिए, 30 दिन का एवरेज से 3 गुना ज़्यादा ट्रेड हुआ है ये फ्राइडे को। समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ कुकिंग जिसकी महक हमें नहीं मिल रही है। अब वो अच्छा हो बुरा हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो हो रहा है इसमें जो हमें और आपको नहीं पता चल रहा। अब आइए सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। ये FPO था जो कल बंद हुआ, इसमें QIB ने 1.9 टाइम्स इन्वेस्ट किया, लेकिन रिटेल भाग आया, एम्प्लॉयज़ तक ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने लगाया है। ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव इन द सेंस कि इस बैंक पे विश्वास नहीं है। किन को विश्वास नहीं है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नहीं है, रिटेलर्स को नहीं है, एम्प्लॉयज़ को नहीं है। और किन को विश्वास है? QIBs को है। ये इसका पॉजिटिव है। QIB स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सेल ऑफ इन ऑन लिस्टिंग। 25 तारीख को ये बेच के नहीं जाएंगे, ये बेच देंगे, ये बेच देंगे, ये बेच सकते हैं, लेकिन ये नहीं बेचेंगे, ये होल्ड करेंगे। ये लिस्टिंग गेंस के लिए नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। QIBs रिटेलर्स आते हैं मोस्टली, और इन्होंने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। ये इतने डर चुके हैं ऑलरेडी, इतना हाथ जला चुके हैं कि अब इनको कुछ करना ही नहीं है इस पर। अब इनसे कोई पूछे कि आपने 60 रुपये का शेयर ले रखा है आज भी अपने पास, तो फिर 12 रुपये में क्यों नहीं ले रहे हो भाई? और अगर इतना बुरा है तो 60 रुपये में क्यों लेके बैठे हुए? बेच दो, अभी तो 20 रुपये मिल रहा है। 5 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं क्या आप? तो ना आप बेच रहे हैं, और ना अब जब आपको लो प्राइस में मिल रहा तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं भाई? अगर आपको ये लग रहा है कि ये बैंक 12 रुपये के नीचे चला जाएगा तो आज तो 20 रुपये में है, आप बेच के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? या सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है? यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक समय के बाद लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर भगवान भरोसे कर देता है। वो एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, उसमें आपसे बात करूंगा डिटेल में उसके बारे में। तो आइए अब कुछ सेकेंड चर्चा करते हैं इसके टेक्निकल्स की। टेक्निकल में कुछ है नहीं, आप चार्ट बनाएंगे कुछ बनेगा नहीं। एक बात बस गौर करने वाली है, वो ये है 2 हफ्ते में इसने 82 रुपये का मूव दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कितने हफ्ते निकल गए यहाँ तक, इसने कुछ नहीं किया। इसने इस लो को आज भी नहीं काटा है। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, आइदर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली ये साइंस होते हैं एक्यूमुलेशन के, जब किसी को पता ही नहीं चलता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, तब कोई बहुत स्मार्ट आदमी होता है जो इस पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ टेक्निकल चीज़ें लगाते हैं, पहले बॉलिंजर लगाते हैं, बहुत अच्छे से स्क्वीज़ में होना चाहिए, ये हो रहा है। बहुत दिनों तक चलेगा नहीं ये स्क्वीज़, ऊपर या नीचे इसे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो वेरी सून यू आर गोइंग टू सी अ ब्रेकआउट इन येस बैंक। आइदर इट विल बी अ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड और अ ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड। 19 रुपये में है, इससे ज़्यादा का नीचे का कोई स्कोप इसका है नहीं। यू हैव नथिंग मोर टू लूज दैन 19 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड। ऊपर का ब्रेकआउट, ये पक्की बात है, अगर हम ऊपर ब्रेकआउट दे देते हैं 38 रुपये के, हम 87 रुपये को बहुत जल्दी निकालेंगे। क्यों? सिंपल सी टेक्निकल लॉजिक है।
अगर ये पहला मूव 87 रुपये का है, इतने बड़े एक्यूमुलेशन के बाद अगर आप ब्रेकआउट देंगे, इसको निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो 19 रुपये से ज़्यादा का स्कोप नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम ब्रेकडाउन देते हैं, ब्रेकआउट देते हैं 38 रुपये के ऊपर जाके, इस हाई को हमको निकालने में टाइम नहीं लगेगा। बॉलिंजर हटा लेते हैं, क्लियर कट इसमें स्क्वीज़ है, एंड सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। मनी फ्लो की बात करते हैं ज़रा। ये एक अच्छा पैरामीटर होता है, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम्स को भी कंसिडर किया जाता है जब बनाते हैं। कुछ लग रहा दिख रहा है आपको बॉस? कोई तो है जो बेच नहीं रहा, इसमें पैसे लगा रहा था। कहीं से कोई ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा फिलहाल, कोई बेरिशनेस नहीं दिख रही है। हाँ, एक करेक्टिव मोड में है ये चार्ट मनी फ्लो का, बट इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अ ब्रेकडाउन। बुलिशनेस है कि नहीं ये कंक्लूड मत कीजिए, बेरिशनेस मुझे नहीं दिखती है। MACD देखिए जरा क्या कर रहा है। अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है इसका, भले ही प्राइस 87 रुपये से 16 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये हो गया, लेकिन इसने अभी क्रॉसओवर नहीं दिया है। कर सकता है कल को, कोई बात नहीं, लेकिन अभी दिया नहीं है, और जब तक देना तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके दिखा रहे हैं कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग हैपनिंग इन दिस बैंक वेरी सून, आइदर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट के लिए मिनिमम 38 रुपये के ऊपर जाएगा, 87 रुपये आपको मिलेगा। ब्रेकडाउन अगर होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये का नुकसान उठा पाएंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं लूज़ करने के लिए। तो भय और लालच दोनों के ऊपर उठिए, और रिस्क रिवॉर्ड की बात कीजिए। रिस्क कितना है? FPO में अगर आप पैसा लगाते तो 13 रुपये का, और रिवॉर्ड कितना है मुझे नहीं पता। सीधी सी बात है, एक बार 38 रुपये के ऊपर जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये तय है कि रिस्क 13 रुपये का है, इससे ज़्यादा का इसमें नहीं था। अब एक और शेयर के बारे में थोड़ा याद कर लीजिए, और वो है जेट एयरवेज। वो बंद हो चुकी है और शायद बंद ही रहेगी। 25-26 रुपये के आसपास वो ट्रेड करता है, देखते हैं। ₹25 पे है ये, कोई वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, और ये शायद बंद ही रहेगी। येस बैंक चल रहा है और शायद चलता रहेगा। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, येस बैंक कोई पहला और आखिरी शेयर नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से आपको केसेस मिलेंगे। जब भी आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं, आइदर एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर, ना तो डर रखिए और ना तो लालच रखिए। लॉजिकल डिसीजंस लिया कीजिए, लॉजिक से काम लिया कीजिए, और उसमें सबसे बेहतर चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्या रिस्क है और उसके एवज में क्या रिवॉर्ड है। मेरे ख्याल से इतना ही है इसमें जो आपके साथ शेयर करना है। बस एक बात याद रखिएगा, देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन येस बैंक, और वो बहुत जल्दी पता चलेगा हमें। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्यों इस चीज़ को फोरकास्ट करूँ, क्यों हम और आप इस डिबेट में पड़ें कि ये 50 रुपये जाएगा कि 5 रुपये जाएगा। इसको कहीं भी जाना हो जाइए, लेकिन सारे इंडिकेटर, सारे पैरामीटर्स और सारे इन्वेस्टर्स, जितने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटरवेंशन हुआ है वो इसे बंद करने के लिए नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, रिस्क 12 या 13 रुपये का है FPO के थ्रू, रिवॉर्ड वो बाद में बात करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही आपके साथ। निफ्टी के एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी शायद कल। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।